इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले संघर्ष के कुछ ही दिन बाद ईरान ने देश में रह रहे अवैध अफगान नागरिकों पर बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त राष्ट्र और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगानों को ईरान से बाहर निकाल दिया गया है। इसे इस दशक का सबसे बड़ा जबरन विस्थापन माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी कि UNHCR के मुताबिक 24 जून से 9 जुलाई के बीच कुल 5,08,000 अफगान नागरिकों ने ईरान अफगानिस्तान सीमा पार की। इसमें से सिर्फ एक दिन में 51,000 लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ईरान ने 7 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था कि बिना वैध कागजात वाले सभी अफगान नागरिक देश छोड़ दें। इसके बाद देश भर में प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। तेहरान, मशहद और इस्फहान जैसे शहरों में बड़ी संख्या में अफगान मजदूर रहते हैं, जो निर्माण, सफाई और खेती जैसे क्षेत्रों में बेहद कम वेतन पर काम करते हैं। माना जा रहा है कि ईरान लंबे समय से अवैध अफगान प्रवासियों को निकालना चाहता था, लेकिन इजराइल के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष के चलते इस कदम को टाल दिया गया और अब जंग खत्म होने के बाद ये कार्रवाई तेज हो गई है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ अफगान नागरिक इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और एक कथित वीडियो भी इसका सामने आया, जिसमें एक युवक $2,000 लेकर जर्मनी में बैठे किसी हैंडलर को लोकेशन की जानकारी दिख रहा है। हालांकि इस वीडियो की निष्पक्ष पुष्टि नहीं हुई है और अब तक कोई ठोस सबूत भी सामने नहीं आए हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मानवाधिकार समूहों ने उठाए सवाल। इस घटनाक्रम को लेकर ईरान अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के घेरे में है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सरकार जासूसी के आरोपों को बहाना बनाकर पहले से तैयार योजना पर अमल कर रही है। आलोचकों के मुताबिक ये कार्रवाई आंतरिक असंतोष को दबाने और जनता का ध्यान भटकाने की एक रणनीति भी हो सकती है। अफगान नागरिकों के हालात बेहद खराब। ईरान से निकाले गए हजारों अफगान नागरिकों को बिना किसी जांच या कानूनी प्रक्रिया के सीमा पार भेजा गया है। अफगानिस्तान में इस समय गर्मी का कहर है और कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए गए अस्थायी कैंपों में पानी, दवा और शरण की भारी कमी है। UNHCR का अनुमान है कि इस साल के अंत तक करीब 30 लाख अफगानी शरणार्थी वापस लौट सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर को ईरान और पाकिस्तान से निकाला गया है। जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में बिना तैयारी के ये पलायन हो रहा है और अफगानिस्तान के लिए एक मानव संकट और गहरा सकता है। बीते महीने ईरान और इसराइल के बीच युद्ध होने के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में ईरान ज्यादा सतर्क हो गया है। इसराइली हमलों के बाद ईरान दुनिया भर से समर्थन जुटा रहा है और इसी कड़ी में उत्तर कोरिया ने बड़ा समर्थन दिया है। उत्तर कोरिया ने कहा कि अगर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन दुश्मन करता है तो ऐसी स्थिति में उत्तर कोरिया ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में किए गए हमलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों की निरर्थकता का प्रमाण बताया। दरअसल राजधानी तेहरान में उत्तर कोरिया के राजदूत हान सुंग-ओ ने ईरान की इस्लामिक गठबंधन पार्टी यानी हिज़्ब मोतालिफे ये इस्लामी के महासचिव मोहम्मद अली अमानी के साथ बैठक की। राजदूत हान ने इस्राएली आक्रमण के विरुद्ध ईरान के हालिया अभियानों की प्रशंसा की। उन्होंने ईरान के आत्मरक्षा के वैध अधिकार के प्रति उत्तर कोरिया के अटूट समर्थन को दोहराया। उत्तर कोरियाई राजदूत हान ने प्रतिबंधों और दबाव के बीच तेहरान और प्योंगयांग के बीच ऐतिहासिक सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ ज़ायोनी आक्रमण की शुरुआत से ही हम ईरानी लोगों के साथ खड़े हैं। पश्चिम पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो हमेशा स्वतंत्र पूर्वी देशों की संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश करता रहता है। हम आपका महत्वपूर्ण संदेश प्योंगयांग में अपने नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और किसी भी युद्ध विराम उल्लंघन की स्थिति में ईरान के साथ मजबूती से खड़े होंगे। उत्तर कोरिया के राजदूत हान सुंग-ओ ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों की निरर्थकता का प्रमाण बताया, जो पहले ही IAEA की निगरानी में थे।
ये कोई पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया ने ईरान के लिए अपना समर्थन जताया हो। इससे पहले भी उत्तर कोरिया ईरान का परमाणु संवर्धन अपने देश में करवाने की बात कह चुका है, ऐसा कई रिपोर्ट दावा करती हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी इस मामले में आशंका जताई थी। जॉन बोल्टन और अन्य विशेषज्ञों ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उत्तर कोरिया के साथ गुप्त रूप से जुड़ा हो सकता है। बोल्टन ने यह भी कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का कुछ हिस्सा उत्तर कोरिया में संभवतः किसी पहाड़ी क्षेत्र में संचालित हो सकता है। आपको बता दें कि उत्तर कोरियाई राजदूत और मोहम्मद अली अमानी के बीच हुई बातचीत के दौरान अमानी ने उत्तर कोरिया के रुख की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय प्रतिरोध मोर्चे की एकता पश्चिमी एशिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक कुंजी है। उन्होंने उत्तर कोरिया जैसे स्वतंत्र राष्ट्रों के सहयोग को अमेरिका और इसराइल की साजिशों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। अमानी ने कहा कि ईरान, उत्तर कोरिया, फिलिस्तीन और अन्य क्षेत्रीय देश के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता है। ईरान, उत्तर कोरिया, रूस और चीन का गठबंधन किसी एक नई व्यवस्था को आकार दे सकता है। इस तरह के सहयोग से उत्पन्न होने वाली निवारक शक्ति ही युद्ध विराम बनाए रखने की सबसे बड़ी गारंटी होगी। उन्होंने उत्तर कोरिया जैसे स्वतंत्र राष्ट्रों के सहयोग को अमेरिका और इसराइल की साजिशों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। वार पर वार, एयर स्ट्राइक पर एयर स्ट्राइक, हमले पर हमले, वो भी इसराइल और अमेरिका के जरिए। और कोई हो तो ऐसा गिरे कि फिर उठना मुश्किल हो जाए। लेकिन यमन के जैदी शिया पता नहीं कौन सी घूटी पीकर आए हैं कि इतने हमलों के बाद फिर उठ खड़े होते हैं और ऐसा पलटवार करते हैं कि इनका दुश्मन भी करहा उठता है। हम बात कर रहे हैं अंसारुल्लाह या हूती जंगजुओं की, जो आज भी अपने हौसलों के दम पर गजा के लिए इसराइल से भिड़ने का दावा करते हैं। अमेरिका ने तो इनके आगे तौबा ही कर ली और समझौता कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा बहादुरी से लड़े हूती, लेकिन इसराइल और अमेरिका से भिड़ने के लिए सिर्फ दम ही नहीं, तकनीक भी चाहिए। कमाल की बात तो यह है कि वो भी यमन के अंसारुल्लाह के पास है।